Disclaimer: This video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. एक घना जंगल था। उस जंगल के सभी पशु पक्षी बहुत ही मेहनती थे। दिन भर कामकाज में लगे रहते थे। गरीब माँ चिड़िया दिन भर कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों का पेट भरती थी, किंतु वहाँ एक कौवेजी रहता था जो महा आलसी और कमजोर था। दिन भर सोना, घूमना फिरना और कोई काम न करना ही उसका सबसे बड़ा काम था। एक दिन वो अपने घर में घुसा तो उसने महसूस किया कि घर बहुत गंदा है और बहुत दुर्गंध आ रही है। उसने सोचा, चलो आज थोड़ी सफाई की जाए। यह सोच उसने सारा गंदा सामान कचड़े के डिब्बे में डाल दिया और जब गंदे कपड़ों को हाथ लगाया तो उसमें से दुर्गंध आने लगी। उसने सारे कपड़े उठाए और नदी के पास जलाने के लिए ले गया। एक जलती मशाल लेकर वो उन कपड़ों को जलाने ही वाला था कि वहां से गुजर रही गरीब माँ चिड़िया ने कहा, ए कौवे जी, इन कपड़ों को क्यों जला रही हो? कौवे जी ने कहा, बहुत पुराने कपड़े हैं, इनमें बदबू भी आ रही है, इसलिए इन्हें जलाकर मैं इनसे मुक्ति पाऊंगा। माँ चिड़िया ने कहा, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो क्या आप मुझे ये पुराने कपड़े दे देंगे? कौवे जी ने कहा, इन गंदे पुराने कपड़ों का तुम क्या करोगी? माँ चिड़िया ने कहा, मैं इनसे कुछ न कुछ काम निकाल ही लूंगी। फिर वो सारे पुराने कपड़े लेकर अपने घर आ गई। उसने उन सभी कपड़ों से एक सुंदर सी छतरी बना ली। माँ चिड़िया ने अपनी छतरी को देखते हुए कहा, वाह, कितनी सुंदर छतरी है। वर्षा के दिन आने वाले हैं, इस छतरी को मैं अपने घर के छत पे रख दूंगी ताकि मेरा घर बरसात के दिनों में बारिश से बचा रहे। उसने वो सुंदर सी छतरी अपने घर के ऊपर रख दी। माँ चिड़िया और उसके 4 बच्चे बहुत खुश थे। देखते ही देखते बरसात के दिन करीब आ गए और जंगल में मूसलाधार बारिश होने लगी, किंतु चिड़िया का घर एकदम सुरक्षित था। इस बार बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार 5 दिन बारिश हुई। कौवे जी का घर भी बहुत पुराना और कमजोर था, इसलिए इतनी तेज बरसात नहीं झेल पाया और टूट गया। कौवे जी दुखी होकर इधर उधर भटकने लगा। तभी उसकी नज़र माँ चिड़िया के घर पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, भैंस की टांग, ये तो वही पुराने कपड़ों की छतरी है जो माँ चिड़िया ने उस दिन मुझसे ली थी। ऐसा सोचकर वो सीधे घर में घुस जाता है और माँ चिड़िया से कहता है, ए माँ चिड़िया, चलो बहुत हो गया, अब इस घर से बाहर निकलो। माँ चिड़िया कहती है, कौवे जी, ये हमारा घर है, हम क्यों निकले यहाँ से? इस पर कौवे जी गुस्सा होकर कहते हैं, ये घर कब का टूट गया होता अगर मेरे दिए पुराने कपड़ों की छतरी इसको नहीं बचाती। माँ चिड़िया दुखी होकर कहती है, किंतु ये मेरी अकल और मेरी मेहनत है जिसके कारण हम यहाँ सुरक्षित हैं। कौवे जी गुस्सा होकर बोलते हैं, ज़्यादा बकवास मत करो, वरना मैं अन्य पशु पक्षियों को बुलाकर तुम सबको बाहर फेंकवा दूंगा। माँ चिड़िया कौवे जी का गुस्सा देखकर उस घर को छोड़ देती है। अब उसका पूरा परिवार सड़क पे आ गया था। इतनी तेज बारिश में उनके पास
कोई सहारा नहीं था। सभी पेड़ के नीचे खड़े रो रहे थे कि तभी माँ चिड़िया की नज़र केले के पेड़ पे पड़ी। उसने केले के पत्तों को तोड़ा और एक नया घर बना दिया। अब वह उस घर में बारिश से सुरक्षित थी। किंतु माँ चिड़िया सोचने लगी, घर तो मैंने बना दिया है, लेकिन खाने का इंतज़ाम कहाँ से करूँ? इस बारिश में खाना इकट्ठा करना नामुमकिन सा लग रहा है। मेरे बच्चे इतने दिन से भूखे भी हैं। हे ईश्वर, मदद करो। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए। एक दिन बारिश रुक गई। तब माँ चिड़िया ने बाहर जाकर धीरे धीरे खाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब उसका घर धन और अन्न से भरा हुआ था। उसके सभी बच्चे बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से तेज वर्षा होने लगी। इस बार माँ चिड़िया का परिवार पूरा सुरक्षित था। किंतु इस बार इतनी तेज बारिश हुई और इतनी तेज बिजली कड़की कि कौवे जी का घर जलकर राख हो गया। उस घर में उसकी भी जलकर मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच करने वाले व्यक्ति के साथ अंत में बुरा ही होता है। चिड़िया का ऑटो रिक्शा। कुछ दिन पहले ही टुनटुन के पिता की मृत्यु हो गई थी। अपने पिता की मृत्यु होने के बाद टुनटुन बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। एक दिन सभी पक्षी मिलकर टुनटुन को समझाने लगे। टिल्लू ने कहा, टुनटुन, अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। अब तुम्हारा गुजारा कैसे चलेगा? तुम्हें कोई काम करना चाहिए। बबली ने कहा, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मेरा मानना है कि टुनटुन, तुम अपने पिता की तरह ही ऑटो चलाने का काम करो। तुम्हें ऑटो चलाना भी आता है और तुम बहुत ईमानदार भी हो। टुनटुन ने कहा, ठीक है दोस्तों, मैं ऑटो रिक्शा चलाने का ही काम करूंगी। दूसरे दिन से टुनटुन अपने पिता का ऑटो रिक्शा चलाने लगी। टुनटुन बहुत ही ईमानदार और अच्छी पक्षी थी, इसलिए सभी पक्षी टुनटुन के ऑटो रिक्शा में ही बैठते थे, जिससे उसकी काफ़ी अच्छी आमदनी होने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उसी जंगल में कालू और मंगला भी रहते थे। मंगला ने अपने पति कालू से कहा, ऊपर वाला झूठ नहीं बुलवाए, मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम एक नंबर के कामचोर हो, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। कालू ने कहा, भैंस की टांग, जब से मेरी तुमसे शादी हुई है तब से एक दिन भी सुकून की सांस नहीं ली है मैंने। देखो कालू जी, आपको और पक्षियों की तरह ही काम करना चाहिए। कालू ने कहा, हाँ, मैं तो काम करना ही चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई काम मिल ही नहीं रहा है। मंगला ने उससे बोला, जंगल में टुनटुन ऑटो चलाने का काम कर रही है। हम भी एक रिक्शा खरीद लेते हैं और चलाते हैं, इससे हमारी भी काफ़ी अच्छी आमदनी होगी। लेकिन हम पैसे लाएंगे कहाँ से ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए? आप चिंता मत करिए, मेरी माँ ने जो मुझे शादी में गहने दिए थे, हम उसे बेचकर एक नया ऑटो खरीद लेते हैं। इसके बाद दोनों ने एक नया ऑटो खरीद लिया और जंगल में चलाने लगे। लेकिन उनके ऑटो में कुछ ही पक्षी बैठते थे, क्योंकि वह बहुत ही बेईमान और चालबाज थे। सभी टुनटुन के रिक्शे में ही बैठना पसंद करते थे। यह देख कालू और मंगला सोचने लगे, कालू जी, जब तक टुनटुन का ऑटो रहेगा तब तक हमारी आमदनी नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें कोई उपाय सोचना होगा। भैंस की टांग, हम ऐसा करते हैं कि रात में टुनटुन के ऑटो का
ब्रेक फेल कर देते हैं। वाह वाह कालू जी, क्या उपाय सोचा है। हम ऐसा ही करेंगे। रात में कालू और मंगला टुनटुन के घर पहुंच गए और उन्होंने बाहर खड़े ऑटो का ब्रेक फेल कर दिया। फिर अपने घर लौट आए। सुबह जब टुनटुन ऑटो लेकर निकली तो टुनटुन का ऑटो रुक ही नहीं रहा था। यह देख टुनटुन परेशान हो गई। तभी टुनटुन के सामने एक पेड़ आ गया जिससे टुनटुन का ऑटो टकरा गया। टुनटुन को थोड़ी बहुत चोट आई और उसका ऑटो भी थोड़ा टूट गया। अपना ऑटो लेकर वह टिंकू मैकेनिक के पास गई। टिंकू ने ऑटो की जांच की और बोला, अरे टुनटुन, तुम्हारे ऑटो का ब्रेक किसी ने फेल कर दिया था। यह सुन टुनटुन सोचने लग गई कि ऐसा काम कौन कर सकता है। फिर दूसरे दिन से ही टुनटुन ने ऑटो चलाने का काम शुरू कर दिया। यह देख कालू और मंगला को बहुत तेज गुस्सा आता है। मंगला कालू से कहती है, देखिए, हमने इसकी ऑटो का ब्रेक फेल कर दिया था, फिर भी यह बच गई और फिर से ऑटो चलाने लगी। कालू ने कहा, भैंस की टांग, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम आज रात को इसके ऑटो को ही आग लगा दें। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हाँ, यह सुझाव बहुत अच्छा है। वह दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे। तभी उनकी बातें सोनू चिड़ा सुन लेता है, जो कि टुनटुन का बहुत अच्छा दोस्त था। वो जल्दी से जाकर टुनटुन को यह सारी बातें बता देता है। टुनटुन कहती है, अच्छा, तो ऐसी बात है। मेरे ऑटो का ब्रेक भी उन दोनों ने ही फेल किया होगा। हम ऐसा करते हैं कि तोते महाराज के पास जाते हैं और उन्हें यह सारी बातें बताते हैं। फिर दोनों तोते महाराज के पास चले जाते हैं और अपनी सारी बातें बताते हैं। तोता महाराज कहते हैं, वो कालू और मंगला एक नंबर के धोखेबाज हैं। आज मैं उन्हें अच्छा मजा चखाऊंगा। फिर राजा जी अपने सैनिकों को बुलाते हैं और उन्हें कान में कुछ कहते हैं और फिर टुनटुन से कहते हैं, टुनटुन, बस तुम रात भर सोना मत और अपने ऑटो की देखभाली करना। मैं उन दोनों को अच्छा मजा चखाऊंगा। इसके बाद रात हो जाने पर टुनटुन अपने ऑटो के पास ही रहती है और दूसरी ओर राजा के सैनिक कौवे के घर के पास पेड़ के पीछे छुपे रहते हैं। जब कालू और मंगला टुनटुन के ऑटो को जलाने चले जाते हैं, तब राजा के सैनिक कौवे के ऑटो को आग लगा देते हैं। जब कालू और मंगला टुनटुन के घर के पास पहुंचते हैं, तो वह देखते हैं कि टुनटुन अपने ऑटो के पास ही है। इसलिए वह सोचने लगते हैं, ऊपर वाला झूठ ना बुलवाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह टुनटुन को हमारे प्लान के बारे में पता लग गया है। भैंस की टांग, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो किसी को भी नहीं बताया है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक टुनटुन अपने ऑटो के पास रहेगी, तब तक हम उसके ऑटो को आग नहीं लगा सकते। हम कल देखते हैं। ठीक है मंगला, चलो चलते हैं आज। जब दोनों अपने घर पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि उनका ऑटो जल रहा है। ये देख दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। अरे कालू जी, ये हमारे ऑटो को किसने आग लगा दी? मैंने अपनी माँ के दिए हुए सारे गहनों को बेचकर ये ऑटो खरीदा था। पता नहीं मंगला, किसने ऐसा काम किया है। तभी वहां पर तोता महाराज और अन्य पक्षी भी आ जाते हैं। तोता महाराज कहते हैं, तुमने दूसरे का बुरा करने का सोचा, इसलिए मैंने तुम्हें मजा चखाने के लिए ये सब किया है। आज के बाद अगर तुमने किसी और पक्षी के बारे में बुरा सोचा
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों सब कुछ समझ जाते हैं और राजा से माफ़ी मांगने लगते हैं। दोस्तों, जो दूसरे का बुरा चाहता है ना, उसके साथ कभी भी भला नहीं होता है।